हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। सो आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर न्यूमोथोरेक्स। तो इसमें हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है न्यूमोथोरेक्स के लिए कौन सा होता है। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि न्यूमोथोरेक्स क्या होता है। न्यूमोथोरेक्स होता है हमारा जो एयर एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे इंट्राप्लूरल स्पेस में, उसे हम न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। तो उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है कि इससे कंफर्मेटरी हमें पता चल सकता है कि पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो गया है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं चेस्ट एक्सरे, स्पूटम कल्चर, ब्रोंकोस्कोपी, ऑस्कल्टेटिंग ब्रेथ साउंड्स। तो हमारे पास आंसर है चेस्ट एक्सरे से जो है हम न्यूमोथेरेक्स को डायग्नोस जो है कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर आप चेस्ट एक्सरे की बात करें तो एक्सरे में जो है एक ब्लैक इमेज आती है, एक वाइट आती है जब भी हम देखते हैं। तो जब भी हमारा एक्सरे ब्लैक आए तो इट मीन्स कि उसमें उसके लंग्स में क्या है, एयर है। और अगर आपका वाइट आता है इट मीन्स आपके जो लंग्स हैं उसमें क्या है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन ईयर। जो हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो हमारी इस्टेब्लिश कब होगी थी। तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस हैं 1920, 1948, 1952 एंड 1960। तो इसमें आंसर है हमारे पास 1920। इसमें हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि अगर इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो वो अलग ईयर में हुई थी, जैसे 1863 में हुई थी। और उसके जो फाउंडर थे वो थे हेनरी डुनंट। और अगर नॉर्मल पूछा जाए कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी तो वो 1920 में हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारे न्यू दिल्ली में। और इसको उसका फाउंडर कौन था, नॉर्मल इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पूछा जाए तो उसका है हमारे क्लॉड हिल। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। तो कौन सा टेस्ट हम इनमें से करते हैं, तो हमारे पास आंसर है RT-PCR, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट जो है हम कोविड-19 की डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं आजकल। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन सिकल सेल एनीमिया द ग्लूटामिन इन बीटा चेन इज रिप्लेस्ड बाय। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं आर्जिनिन, वैलिन, एलेनिन और मिथाइनिन। तो इसमें हमारे पास आंसर है वेलिन। जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है इसमें ग्लूटामिन जो है वो हमारा चेंज हो जाता है हमारे वेलिन में। जो ग्लूटामिन है वो 6th अमाइनो एसिड जो है रिप्लेस हो जाता है हमारे 9th अमाइनो एसिड वेलिन के साथ। और सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, मेनली इसको हम जो है इसमें आरबीसी का जो शेप है वो एस शेप हो जाता है। एस शेप होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड की, जिसकी वजह से अच्छे से ब्लड की सप्लाई नहीं जा पाती और डेथ हो जाती है टिश्यूज की। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रेशर सेटिंग फॉर सक्शन यूनिट। सक्शन यूनिट के लिए हमारा कौन सा रिकमेंडेड प्रेशर होता है, 130 mmHg, 120 mmHg, 140 mmHg और 150 mmHg। तो हमारे पास आंसर है 120 mmHg जो है रिकमेंडेड प्रेशर होता है हमारे सक्शन यूनिट के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज a break of bone that procedures। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं broken and other side is bent, entire cross section of the bone, green stick fracture and last one is a cerebral bone fragments। तो इसमें हमारे पास आंसर है सेब्रल बोन फ्रेगमेंट्स। जो हमारा ग्रीन सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर के बारे में। इसमें क्या होता है, हमारी बोन जो है क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में। एक ही बोन बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में वो हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। उसके बाद है हमारा ग्रीन स्टिक का, आप लोगों को पता होगा बच्चों के केस में मेनली होता है। और इसमें होता क्या है मेन,
एक साइड की बोन जो है ब्रेक हो जाती है, अपोजिट साइड की बेंड हो जाती है। मेनली बच्चों के केस में जो है ये देखने को मिलती है, जो आपने ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7th। Withhold solid food and liquid as prescribed to avoid aspiration and for approximately how many hours before surgery with local anesthesia। तो इसमें लोकल एनेस्थीसिया का पूछा गया है, तो ज्यादा आवर्स नहीं आएगा। तो इसमें ऑप्शंस हैं 3 आवर्स, 6 आवर्स, 6 to 8 आवर एंड 8 to 10 आवर्स। तो इसमें हमारे पास आंसर है 3 to 3 आवर्स। अगर आपको इस लोकल की जगह इसमें जनरल एनेस्थीसिया हो तो नॉर्मली हम कितने आवर्स रखते हैं पेशेंट को? 6 to 8 आवर्स जो है हम सर्जरी से पहले जो है पेशेंट को नील पर ओरल रखते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। Which of the following is appropriate site for taking the pulse of 2-year-old? 2-year-old बच्चे की अगर हमें पल्स लेनी हो तो हम कौन सी उससे लेंगे, साइड से लेंगे? तो वो है हमारी एपिकल पल्स जो है हम प्रेफर करेंगे। हॉस्पिटल ड्रेसिंग इज बेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ बाय। हॉस्पिटल जो ड्रेसिंग है वो हम किसके द्वारा डिस्पोज करते हैं? इंसिनरेशन, डंपिंग, ऑटोक्लेविंग एंड बर्निंग। तो इसमें हमारे पास आंसर है इंसिनरेशन। जितनी भी हमारा हॉस्पिटल ड्रेसिंग्स होगी, बॉडी पार्ट्स हो गए, एनिमल कोई भी ऐसा वो हो गया पार्ट हो गया बॉडी का, अगर उसको हमें डिस्पोज करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है वो हमारा इंसिनरेटर में उसको इंसिनरेट करके एशिस में कन्वर्ट करके जो है हम उसको जो है डिस्पोज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास आंसर है पीनियल ग्लैंड जो है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन है हमारी ह्यूमन बॉडी का। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। Which of the following is a best route of drug administration in a newborn? बेस्ट रूट क्या होता है अगर हमें न्यूबॉर्न बच्चे को क्या करना है, ड्रग एडमिनिस्टर करनी है? तो एम्ब्लाइकल वेन के थ्रू जो है हम उसको ड्रग एडमिनिस्टर जो है बच्चे को करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपोइड टॉक्सिसिटी? अगर किसी पेशेंट को ओपोइड की टॉक्सिसिटी होगी है तो उसमें सबसे मेन सिम्टम क्या होगा? उसके जो प्यूपिल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे उसके प्यूपिल। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th। Which of the following is not a risk factor for pelvic inflammatory disease? जो रिस्क फैक्टर नहीं है। तो इनमें से जो है ए ऑप्शन भी होगा, बी नहीं होगा। यूज ऑफ डायफ्राम फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन से जो है रिस्क फैक्टर नहीं है पीआईडी का, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का। तो मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, और अगर प्रायर एपिसोड्स आ चुके हैं पीआईडी के तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, बट जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14th। Mr. Sohan has been diagnosed with bone cancer, and this type of cancer is classified as। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा और मेलेनोमा। तो जो इसमें बोला गया जो बोन का कैंसर होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमा। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों टर्म्स, जितनी भी 4 टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ। मतलब बोन का कैंसर है तो उसको सार्कोमा बोलते हैं। लिम्फ से पता लग रहा है आपको, लिम्फोमा मतलब कैंसर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज का है, और कार्सिनोमा का मतलब है कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज का है अगर आपके पास, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15th। शिक टेस्ट का हम यूज करते हैं टू डायग्नोस डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, मीजल एंड मम्स। तो इसमें हमारे पास आंसर है डिप्थीरिया। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16th। द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल्ड वाटर, डेक्सट्रोस एंड ग्लिसरीन। तो इसमें हमारे पास आंसर है
नॉर्मल सलाइन जो है, हम नॉर्मल सलाइन जो हम यूज करते हैं अगर हमने पीसीजी को डाइल्यूट करना हो। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखा है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17th. A patient is ordered a chest X-ray to confirm the endotracheal tube placement. The tube should how many centimeter above the carina? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैरिना क्या होता है। कैरिना होता है जब हमारा ट्रैकिया जो है, जो ट्यूब है ये, वो जब हम, आपको पता है ट्रैकिया जो है आगे जो है हमारे ब्रोंकस, जब जहां से हमारा ट्रैकिया राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड होता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं कैरिना। तो बोला है अगर आपको चेस्ट ट्यूब की वो देखनी है, एंडोट्रैकियल ट्यूब की प्लेसमेंट देखनी है चेस्ट एक्सरे के थ्रू, तो कैरिना से 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर अबव द कैरिना, 2 सेंटीमीटर जो अबव है हमें कैरिना की, वो चेक करनी होती है, 1 to 2 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18th. Which site are most susceptible to pressure ulcer development? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर अल्सर किन पेशेंट्स में होता है। आपके बेड सोर पेशेंट्स, जिनको क्या है बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनमें मेनली होता है। तो मेनली जो साइट है वो होती है हमारे सेक्रम और हील्स, क्योंकि पेशेंट क्या है नॉर्मल जब जैसे सुपाइन पोजीशन में होगा तो सेक्रम जो है मोस्ट ही सब्सेप्टेबल पोजीशन होती है। और इसका जो है असेसमेंट हम ब्रैडन जो स्केल है उससे करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19th. When examining a patient with abdominal pain, the nurse in charge should assess any quadrant first, the symptomatic quadrant first, the symptomatic quadrant last, the symptomatic quadrant either second or third. तो इसमें बोला गया है कि अगर पेशेंट को एब्डोमेन में पेन हो रही है तो हमने क्या करना है, उस एरिया को, द सिम्टोमेटिक क्वाड्रेंट को लास्ट में क्या करना है, असेस करना है। बाकी एरियाज को हमने देख लेना है, लास्ट में सिम्टोमेटिक को करना है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में ही जहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है वहां पे अगर पालपेट कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे तो उससे पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, टेंडरनेस हो सकती है, बाकी और भी बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो उस एरिया को हमने सबसे लास्ट में असेस करना है जहाँ पे पेशेंट को क्या है पेन हो रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20. In ECG, T wave represent, टी वेव जो है हमारे किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। ये क्वेश्चन पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, क्यू आर एस और टी वेव, इन सब पे क्वेश्चन जो है एक आता ही आता है एग्जाम में, तो ये आप सब लोग जो है अच्छे से इसको ग्रैब कर ले। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21. इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल इन डीएनए रेप्लिकेट? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं G1 फेस, S फेस, G2 फेस एंड M फेस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाले फेसिस हैं इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहले है आपके पास G1 फेस। G1 फेस सबसे G0 होता है, वो रेस्टिंग फेस होता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा G1 फेस, उसमें प्री सिंथेसिस फेस होता है, उसमें क्या होता है हमारा रेडी टू रेप्लिकेट होने के लिए डीएनए रेडी होता है। उसके बाद आता है हमारा एस फेस। एस फेस से ही आपको पता लग रहा है वो होता है हमारा सिंथेसिस फेस, जो रेप्लिकेट हो जाता है जिस फेस में। देन उसके बाद आता है हमारा G2 फेस। G2 फेस में प्री मायोटिक फेस होता है, जिसमें क्या है प्री सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होने से पहले का जो फेस होता है वो प्री मायोटिक फेस में आता है। देन है एम फेस। एम फेस में आता है मायोटिक फेस, जिसमें क्या है सेल डिवीजन जो है हो जाती है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से फेस में सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो इसमें मैंने आपको बताया डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो एस फेस में होती है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22. एमएमआर वैक्सीन नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम विच डिजीज? सबसे पहले एमएमआर के मीजल, मम्स और रूबेला किससे प्रोटेक्ट नहीं करती है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है मम्स, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस, रूबेला और मीजल्स। तो इसमें हमारे पास आंसर है मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23.
थर्ड, न्यूबॉर्न कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फॉन्टेनेलेस? तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 एंड 8। वैसे नॉर्मली तो हम एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले ही बच्चों ने पढ़ा होता है, बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जो फॉन्टेनेले वो 6 फॉन्टेनेले होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24th. The last case of smallpox was reported in the world is? तो इसमें हमारे पास आंसर है, लास्ट केस जो है स्मॉल पॉक्स का जो है रिपोर्ट हुआ था वर्ल्ड में 1977 में हुआ था। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25th. द टाइप ऑफ मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन इज? कौन सी है? किल्ड वैक्सीन है, लाइव वायरल है, लाइव बैक्टीरियल है या किल्ड बैक्टीरियल है? तो इसमें हमारे पास आंसर लाइव वायरल है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26. The best method used for sputum disposal? स्पूटम को डिस्पोज करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो इसमें हम यूज करते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन है यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, हाइपोक्लोराइट, सैवलोन एंड डिटोल। तो इसमें हम करेंगे यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से जो है स्पूटम को डिस्पोज करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. The following disease can be transmitted by water and food except? सारी जो है डिजीज, अभी मैं चार ऑप्शन दूंगी, सारी डिजीज क्या है वाटर और फूड से होती है, बस एक नहीं होती है, वो हमने क्या है चूज करनी है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, कॉलेरा एंड पोलियोमाइलाइटिस। तो इसमें हमारे पास आंसर है हेपेटाइटिस सी जो है वो वाटर और फूड से नहीं होती है, बाकी सारी जो है हमें जो फिको ओरल रूट से है वो होती है। देन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28th. Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness Guidelines Targeted Children Below Age, जिसको हम बोलते हैं IMNC के लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या जो टारगेट किया, कितनी एज से कम बच्चों के लिए बनाया गया IMNCI? तो वो बनाया गया है 5 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर और 2 ईयर। तो इसमें आंसर है हमारे पास 5 साल से कम एज के बच्चों के लिए जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट जो है नियोनेटल और चाइल्डहुड इलनेस जो है गाइडलाइंस जो है रखी है उसमें। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29. The color of bag in which the infectious solid waste are disposed? इन्फेक्शियस जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो डिस्पोज हम किस में करते हैं? रेड, येलो, ब्लैक एंड ब्लू। तो इसमें वापस आंसर है रेड में हम करते हैं, जैसे कैथेटर्स होगी, ट्यूबिंग्स होगी और भी बहुत सारी चीजें होगी, वो हम रेड में डालते हैं क्योंकि वो इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट है। देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन 30. विच ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में हम कौन सा ड्रग नहीं देते हैं? तो इसमें एंटीएमिटिक, एंटी एसिड, इफाब्रेंस एंड एंटीहिस्टामिन। तो इसमें हमारे पास आंसर है इफाब्रेंस जो है हम ड्रग प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। ये ड्रग जो है अगर हम प्रेगनेंसी भी देंगे तो लेडी को क्या है कन्वर्जन्स हो सकते हैं, कन्वर्जन होने की वजह से बेबी की डेथ हो सकती है। और सेकेंडली जो इफाब्रेंस ड्रग है हम निडल स्टिक इंजरी अगर कहीं भी हॉस्पिटल में हो जाए तो हम उन पेशेंट्स को जो है इफाब्रेंस की जो है इंजेक्शन जो है एडमिनिस्टर करते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी हो। अगर नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस।